नमस्कार, आदाब, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं इस लॉकडाउन में आप सब अच्छे होंगे। फिर भी जो भी हो सकता है इस लॉकडाउन में, शायद सबसे आसान पढ़ाई है जो आप इस लॉकडाउन में बहुत आसानी से इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हैं, या जो चैप्टर आपके वीक हैं उनकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके उन पे आप कमांड कर सकते हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों तक कुछ ऐसे वीडियो या ऐसे चैप्टर डिस्कस किए जाएं जो सिलेबस में भी हैं और एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी भी हैं। आप सभी को पता है एक ऐसा नाम जो पूरी अर्थमेटिक की जान है, जिसको आप बचपन से लेकर जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आप पढ़ते ही रहते हैं, और सिलेक्शन के बाद भी ये हमेशा आपकी ज़बान पे रहता है। तो चैप्टर आप सभी को पता है, वो चैप्टर है परसेंटेज। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर जिसका यूज या जिसको बात करने में इन्वॉल्व करना, या बचपन से लेके आप सारी ज़िंदगी हर बात में परसेंटेज को यूज करते ही हैं। ऐसा वर्ड है जो हमेशा परेशान करता है, परसेंटेज। बचपन में कोई भी छोटा मोटा एग्ज़ाम होता था तब भी लोग पूछते थे कितना परसेंट आया। अभी वनडे एग्ज़ाम में आउट ऑफ 35 कितना स्कोर आपको मिला, लोग डिस्कस करते हैं मेरा इतना परसेंट आया, आपका इतना परसेंट आया। तो ये सारी चीज़ें परसेंटेज के बिहाफ पे डिस्कस की जाती हैं। परसेंटेज कुछ नया नहीं है, बस आपको समझना है कि ये एक मेजरमेंट है, एक बेस वैल्यू है जिसके बिहाफ पे हम आकलन करते हैं चीज़ों का। जैसे आपको पता है कि कोई पॉपुलेशन जब काउंट की जाती है तो लोग कहते हैं वहाँ पे कि 1000 में से इतने मेल हैं, इतने फीमेल हैं, उस 1000 में से इतने लिटरेट हैं, इतने इलिटरेट हैं। वैसे हम लोग जब 100 में से कोई गणना करते हैं कि 100 में से 90 मेल हैं यहाँ पे, या 100 में से 50 फीमेल हैं, या 100 नंबर का कोई पेपर हुआ उसमें आपको 50 मिल गए, तो लोग कहते हैं 50% मिल गया। या 100 रुपये में से अगर आप 40 रुपये खर्च कर देते हैं तो कहा जाता है कि आपने 40% अपनी इनकम का, आय का खर्च कर दिया। ऐसी बहुत सारी बातें परसेंटेज में आप हमेशा बात करते ही रहते हैं। सिलेक्शन हो जाएगा, सैलरी आएगी, डीए, टीए, अलाउंसेस बढ़ेंगे घटेंगे, तो वहाँ भी बात होती है कि इतने परसेंटेज, इतने परसेंट टीए बढ़ गया, डीए बढ़ गया या घट गया, क्योंकि जैसी कंडीशन है अभी और लॉकडाउन चल रहा है, तो वहीं से मैंने एक वन लाइनर निकाला है जो आपके सामने दिख भी रहा है कि सिलेक्शन को करना है लॉक तो एग्ज़ाम को करना होगा डाउन। क्योंकि जो लॉकडाउन है इसको आपको पॉजिटिवली लेना है कि इस लॉक वर्ड से हम सिलेक्शन को और डाउन को एग्ज़ाम से रिलेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए खैर, बातें तो होती रहेंगी। हम लोग बात करते हैं आज इस टॉपिक पे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जहाँ कोई आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिएगा, या वैसे तो कोई डाउट होगा ही नहीं, मैं बहुत बेसिक तरीके से आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिखिएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं।
चैप्टर परसेंटेज बेसिक चीज़ कि ऐसा बेस, कोई ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू जिसका डिनोमिनेटर 100, मतलब 100 में से जब भी कोई बात की जाए तो वो प्रतिशत है, परसेंटेज है। अब बात आती है कि क्या परसेंटेज कोई चैप्टर है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। परसेंटेज कोई चैप्टर के लिहाज से आप मत पढ़िए। परसेंटेज एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप किसी चैप्टर में यूज कर सकते हैं। बस ये डिपेंड करता है कि आप कैसे उस क्वेश्चंस को और परसेंटेज से रिलेट करते हैं, क्योंकि आगे चल के हम लोग रेशियो पढ़ते हैं, वो भी परसेंटेज का ही ट्रांसफॉर्मेशन है। टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं, वहाँ भी इफ़िशियंसी की बात होती है कि राम की इफ़िशियंसी रहीम से 25% कम है, 20% ज़्यादा है, ये सारी बातें। तो परसेंटेज को आप बहुत टॉपिक से रिलेटेड मत समझिए कि नहीं ये टॉपिक तैयार हो जाएगा तो 2 नंबर आ जाएंगे। मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपको परसेंटेज समझ में आ गया, परसेंटेज की प्रॉब्लम आप समझ गए, तो ऐसा कोई चैप्टर नहीं जो आप सॉल्व ना कर लें, क्योंकि परसेंटेज मैथ्स में मोर देन 70% बातें, क्वेश्चंस कवर करता है। इसलिए परसेंटेज को आज से कोई चैप्टर ना माने। परसेंटेज एक डिस्कशन है, एक कॉन्सेप्ट है, जिसको आप समझ के रखें। एक टेबल आपके सामने मैंने दिखाई है, अलग अलग तरीके से लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ मेजर वैल्यू परसेंटेज की डिफ़ाइन की हैं कि जैसे आपको पता है कि 100% कोई भी चीज़ है वो हमेशा अपने आप में 100% है, और अगर उसी को हम जस्ट हाफ कर दें तो वो 50% बन जाता है, या उसी का क्वार्टर कर दें, 1/4 हिस्सा निकाल दें तो 25% हो जाता है, 5वां हिस्सा निकाल दें तो 20% हो जाता है, 6ठा हिस्सा निकाल दें तो 16 2/3% हो जाता है, 7वां हिस्सा भी निकालते तो 14 से ही 2/7% आता, 8वां हिस्सा निकालते तो 12 से 1/2% आता, 10वां हिस्सा 10% आता। कोई भी हिस्सा आउट ऑफ 100 आप निकालें तो डिवाइड करके आप उसको प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें स्पेशली दी हैं, आप उनको ध्यान से देखिए। जैसे अगर आप 33 1/3% वाली सीरीज़ को अगर आप ध्यान से समझिए, तो जैसे आपको 1/3 दिया है, जैसे ही हम 33 1/3 को डबल कर रहे हैं, 66 2/3 पे आ रहे हैं, क्योंकि 33 का डबल 66 और 1/3 का डबल 2/3, तो जस्ट वैल्यू हमारी 1/3 से 2/3 हो जा रही है। और अगर इसी 33 1/3% को 3 गुना करते, 100% पे आ जाते, तो शायद ये 1/3 का 3 टाइम्स 3 गुना 3/3 मतलब 1 हो जाता। ऐसे ही करके 25%, 2 गुना 50%, 3 गुना 75%, 4 गुना 100%, 20% वाली सीरीज में 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना। कहने का मतलब क्या है, अगर आपको बेसिक वैल्यू आती हैं तो उनके डबल, उनके ट्रिपल, उनके 4 टाइम, उनके 5 टाइम, उनके 6 टाइम अगर आप करते रहेंगे तो कभी ना कभी ये आपको 100% ही देगा, क्योंकि टोटल वैल्यू अपने आप में 100% ही होती है, ना उससे कोई कम होगी वैल्यू, ना उससे कभी ज़्यादा होगी। कोई भी बात, कोई भी एग्जाम्पल आप अपने आप में हमेशा 100% है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक पेन है आपके पास, उस पेन में 2 पार्ट हैं, एक बॉडी है और एक आपका कैप है। जब तक वो दोनों कंप्लीट फॉर्म में हैं, कैप लगा हुआ है पेन में, तब तक वो आपके लिए 100% है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आप कैप को बाहर निकाल के रख दीजिए, इसका मतलब है पेन में से आपने कैप वाला पार्ट बाहर निकाल दिया, तो वो जो पेन है वो टोटल की रिस्पेक्ट में तो लेस देन 100% है। लेकिन अगर आप 2 अलग अलग बातों को देखें तो कैप अपने आप में भी 100% है, पेन अपने आप में भी 100% है। हाँ, जब वो दोनों एक दूसरे से कंपेयरिंग में आएंगे या उन दोनों की तुलना में एक दूसरे से करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि जो कैप है वो उस पेन का 5वां हिस्सा है लेंथ में। मतलब अगर पेन 80% है
तो 20% मैंने बाहर कर रखा है, 1/5 हिस्सा बाहर कर रखा है कैप के फॉर्म में। मतलब अगर 100 में से 20% आपने कैप को मान लिया, मतलब 80% आपका बॉडी वाला पार्ट हो गया। तो टोटल जो है वो 20 और 80 मिला के 100 हो गया, और उसी 100 का 5वां हिस्सा 20% जो हमारे लिए कैप है। तो ये तो खैर एग्जाम्पल की बात है, बहुत सारे एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, इसीलिए मैंने एक टेबल आपके सामने नोट डाउन कर दी है, बना दी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें नोट्स में, और हो सके तो याद कर लें। इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि हो सके तो याद कर लें, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं मुझे याद नहीं रहता सर, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कोई दबाव नहीं बना रहा हूँ कि आपको याद ही करना है। बट हाँ, अगर आप बेसिक वैल्यू याद कर लेंगे तो उनके डबल और ट्रिपल करना मैंने आपको समझाया यहाँ पे, वो आप आसानी से कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। पहला एग्जाम्पल आया आपके सामने, अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ बनानास enables a man to buy 10 apples more for ₹54. The reduced price of bananas per 100 is। बहुत बेहतरीन आसान सवाल, जो लगभग सारी बुक्स में, सारे एग्जाम्स में किसी न किसी फॉर्म में पूछा ही जाता है। जिन लोगों को हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है कि वो सर लैंग्वेज समझ नहीं पा रहे हैं, उनको मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ, और मैं आगे कोशिश करूँगा कि इंग्लिश और हिंदी बाईलैंग्वेज पीपीटी रहे। हिंदी में बस ये इतना सा लिखा हुआ है कि 54 रुपये में, 54 रुपये में आप एप्पल लेने जाते हैं। दुकानदार कहता है कि 20% का हमारे यहाँ डिस्काउंट है, लेकिन वो डिस्काउंट के बदले में पैसे वापस नहीं करता है, वो 10 एप्पल या 10 बनाना और दे देता है। बनानास स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, तो सारी बातों को आप बनानास के फॉर्म में ही समझें, वो एडिटिंग का पार्ट है। अब मान लीजिए कि 54 रुपये में 20% डिस्काउंट मिला, इसका मतलब जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट आपको कैश के फॉर्म में वापस होना चाहिए। लेकिन दुकानदार की कंडीशन क्या है कि हम आपको कैश नहीं देंगे, हम आपको 10 एप्पल एक्स्ट्रा दे देंगे। मतलब पहले अगर वो 54 रुपये में 1 kg 2 kg जो भी फिक्स क्वांटिटी थी वो देता था, अब उसमें क्या कर रहा है, 10 एप्पल एक्स्ट्रा दे रहा है और दे रहा है। तो ऐसी प्रॉब्लम कैसे डिस्कस करेंगे, बहुत बेसिक है। आपके सामने मैं सॉल्यूशन ओपन करता हूं और एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले आप समझिए कि 54 रुपये का 20% अगर निकालेंगे तो डिस्काउंट कितना आएगा, 10.8। ये 10.8 10.8 रुपये आपको कैश के फॉर्म में वापस मिलने चाहिए थे, जो कि नहीं मिले। दुकानदार क्या कह रहा है, दुकानदार कह रहा है हम आपको इसके बदले में 10 केले एक्स्ट्रा दे देंगे। कहने का मतलब क्या है कि 10.8 में उसने 10 केले दिए, मतलब एक केला आपके लिए कितने का पड़ा, 1.08 का, क्योंकि जब आप 10.8 को डिवाइड बाई 10 करेंगे तो एक अंक पहले दशमलव शिफ्ट हो जाएगा। अब एक केले का दाम आपके लिए क्या है, 1.08 प्रेजेंट टाइम में, और पूछा क्या गया है कि ऐसे ही 100 केलों का दाम बताइए। तो आप सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो कि आ जाएगा फाइनली 108। तो जब कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आपसे पूछी जाए कि इतने प्रतिशत की कमी होने पर इतना आर्टिकल एक्स्ट्रा मिलता है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, डिस्काउंट परसेंटेज से वैल्यू निकालिए कि कितने रुपए कम हुए, और जो रुपए कम हुए उसको आप इक्वल कर दीजिए आर्टिकल के फॉर्म में। मतलब 10.8 जो आपका डिस्काउंट है उसके बदले में आपको क्या मिला, 10 बनाना एक्स्ट्रा, मतलब उस 10 का दाम है 10.8, तो एक का दाम क्या होगा। और जब एक का पता हो गया तो आपको पता है चाहे 100 का निकालना हो, 200 का, 1000 का, किसी का भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी आपको बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत बेसिक है, जो आप हमेशा पढ़ते आए हैं।
If the income of Ramesh is 1/2% more than that of Syamu, the income of Syamu is less than that of Ramesh. एक कंपेयरिंग की प्रॉब्लम आती है हमेशा कि ए की इनकम बी की इनकम से इतने प्रतिशत ज़्यादा है तो बी की इनकम ए की इनकम से कितने प्रतिशत कम होगी, या इसी बात को कभी हाइट के फॉर्म में पूछा जाता है कि रामू की हाइट श्यामू की हाइट से इतने प्रतिशत ज़्यादा है तो श्यामू की हाइट रामू की हाइट से कितने प्रतिशत कम होगी। किसी भी फॉर्म में पूछा जाए वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि हम कंपेयरिंग कैसे करते हैं। यहाँ रमेश की इनकम की तुलना श्यामू से की जानी है। इसका बेसिक सा मतलब है कि अगर श्यामू के पास 100 रुपये होते तो रमेश के पास 12.5 ज़्यादा होते, मतलब 112.5 होता। अब ये तो क्लियर है कि रमेश श्यामू से 12.5 अधिक है, लेकिन अगर आप कम की बात करें तो श्यामू रमेश से 12.5 कम भी है, लेकिन ये जो कम या ज़्यादा ये रुपए में है। अगर आप रमेश 12.5 श्यामू से ज़्यादा पाता है तो श्यामू 12.5 रमेश से कम पाता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये मामला केवल रुपए में है। अगर आप इस बात को प्रतिशत में लागू करेंगे तो इसके लिए आपको ये डिफाइन करना होगा कि हम तुलना किससे कर रहे हैं। भाई पहले रमेश की तुलना श्यामू से हो रही थी, अब श्यामू की तुलना रमेश से हो रही है और रमेश के पास 100 तो है नहीं, तो आप कह देंगे कि जितना कम है उतने प्रतिशत कम है। भाई जब आप ये कहते हैं कि मेरे पास सामने वाले से 20% ज़्यादा है, इसका मतलब अगर उसके पास 100 है तो मेरे पास 120 है, लेकिन क्या उसके पास मेरे से 20% कम होगा? ऐसा कहना बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपेयरिंग आप हमसे कर रहे हैं और हमारे पास अब 120 है ना कि 100 है, तो वही बात यहाँ पर भी लागू होती है। तो अब करेंगे क्या ऐसे क्वेश्चंस में? हमेशा जब भी कंपेयरिंग होगी लेस देन या मोर देन पूछा जाएगा। अच्छा, इस प्रॉब्लम की खास बात यह भी है कि जब मोर देन दिया होता है तो लेस देन पूछा जाता है, जब लेस देन दिया होता है तो मोर देन पूछा जाता है। दिया यहाँ मोर देन है, पूछा आपसे लेस देन गया है। इसका मतलब है कि 12.5 कम है, लेकिन वो 12.5 है किससे कम? 112.5 से, जो कि नीचे आ जाएगा। और जैसे ही हम 12.5 बटे 112.5 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, इसको हल करेंगे तो 125 1125 का 9वां हिस्सा है जब दशमलव हटा देंगे, और 100/9 जो आएगा वो 11/9% आ जाएगा सिंपली। यही आपका आंसर होगा पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो आप याद रखिए कि जब भी आपको कंपेयर करना होगा तो बेस वैल्यू अपॉन में रहनी है, और बेस वैल्यू हमेशा वो होती है जो मोर देन या लेस देन के बाद लिखी जाती है, वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहे। क्लियर इतनी बात? कोई डाउट नहीं होगा आपको? अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आया, द टैक्स इम्पोज्ड ऑन एन आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाई 10% एंड इट्स कंजप्शन इंक्रीजेस बाई 10%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेवेन्यू। अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल का प्राइस बढ़ गया तो सेल घट गई, या यहां पे लिखा हुआ है कि टैक्स जो आर्टिकल पे लगता था उसको कम कर दिया गया तो कंजप्शन बढ़ गया। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है प्राइस या टैक्स, दूसरा होता है कंजप्शन। और जब आप उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू। जैसे बेसिक सी बात है कि 10 रुपए केजी आलू मिल रहा है और आप 10 केजी आलू खरीदते हैं, तो सिंपली आप 100 रुपए देंगे उसको। लेकिन 10 रुपए वाला आलू 10% कम में बिकने लगे, और आप अपना कंजप्शन जो 10 केजी करते थे उसमें 10% बढ़ा के खरीदे, मतलब 11 केजी खरीदने लगे।
तो क्या उतना ही एक्सपेंडिचर होगा जितना पहले होता था? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले हमने 10 इंटू 10 किया था तो 100 आया था, लेकिन अब अगर 9 इंटू 11 करेंगे तो 99 आएगा। मतलब पहले ओवरऑल 100 रुपए खर्च हो रहे थे, अब ओवरऑल 99 खर्च हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ओवरऑल एक्सपेंडिचर तो 1% हमारा कम हो गया ना। तो ऐसी बातें जहां भी दो बातों के प्रोडक्ट से कोई नई बात बनती है, वहां एक बेसिक फार्मूला या एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं, जिसको सिंपली हम x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 के नाम से जानते हैं। x y दो बातें हैं, कोई भी x कोई भी y हो सकता है, इसमें कोई पर्टिकुलर नहीं है कि x हमने क्या माना है। आप x कंजप्शन भी मान सकते हैं या उसका प्राइस भी मान सकते हैं। सेम केस y के साथ भी है। हाँ, इस बात का ध्यान रखना है इसमें कि अगर आप वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन, घटा रहे हैं तो नेगेटिव साइन। तो यहाँ एक बार वैल्यू बढ़ी है तो प्लस किया गया है, एक बार घटी है तो माइनस किया गया है। और प्लस के बाद एक्स वाई में भी एक पॉजिटिव निगेटिव है, तो सॉल्व करके आपका 10 माइनस 10 जीरो हो गया और ओवरऑल -1% रेवेन्यू आया। इसका मतलब है कि 1% ओवरऑल डिक्रीज माना जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर। अब ये प्रॉब्लम बेसिकली इम्पोज जो टैक्स किया गया उसके बारे में यह डिफाइन करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल ये प्रॉब्लम, ये ट्रिक, ये सॉल्यूशन यहीं पर अप्लीकेबल है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग तरीके से ये फार्मूला, ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। लेकिन बस आप इतना जान लीजिए कि जहाँ भी दो बातों के प्रोडक्ट से कोई नई बात बनती है, वहाँ ये फार्मूला अप्लाई हो जाता है। हिंट के लिए मैं यहीं पे आपको समझा देता हूँ कि जब कभी भी आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम पूछी जाए कि कोई रेक्टेंगल है, उसकी लंबाई है, चौड़ाई है, लंबाई इतने प्रतिशत घटा दी, चौड़ाई इतने प्रतिशत बढ़ा दी, तो उसके एरिया में क्या इफेक्ट आएगा। तो आपको पता है कि एरिया जो होता है वो L इंटू बी होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो वहाँ आप सिंपली ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, और अगर उस लेंथ और ब्रेथ में 10 और 10 की वैल्यू ही दी है तो उस केस में भी यही आंसर होगा जो मैंने यहाँ पे निकाला है, 1%। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो बहुत ही लेंदी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, देखने में बहुत डरावना है, बट ऐसा है नहीं, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। एक बार लैंग्वेज पढ़ देते हैं आपके लिए। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 2 स्कूल्स A and B is 990। दो विद्यालय हैं जिसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या 990 है। If the number of student of school A is decreased by this and the number of student of school B is increased by this, then number of student of the 2 schools will become equal। बस यही लाइन आपको समझनी है। स्कूल A में 5% विद्यार्थी कम हो गए और स्कूल B में 14% विद्यार्थी बढ़ गए, फिर भी दोनों स्कूलों में नंबर ऑफ स्टूडेंट में कोई चेंज नहीं आया। मतलब प्रतिशत में तो कम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन संख्या में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि 5% स्कूल ए के जो लोग हैं, मतलब जो उनकी संख्या है स्कूल ए में जो टोटल, उसके जो 5% की वैल्यू है, वो स्कूल बी में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो 14% के इक्वल है। इसीलिए जब इधर 5% कम हो रहे हैं तो उधर 14% बढ़ भी रहे होंगे। इसका मतलब है कि आप 5% कम करने के बाद यहां पे जो लोग बचे वो कितने बचे? 95%। और ये जो 95% ऑफ ए आया, ये प्रेजेंट टाइम में बी के लिए 114% के बराबर होगा, क्योंकि आपने कहा 14% अगर बढ़ा दिए जाते हैं, मतलब अगर बी में हम 100% पहले थे, अब 114% हो गए, तो दोनों में प्रेजेंट टाइम में संख्या क्या है? सेम है। तो एक लाइन में आप इसको समझ लीजिए कि अगर ए का हम 95% निकालें और बी का 114% निकालें और दोनों को इक्वल कर दें,
तो यहाँ से A अनुपात B आ जाएगा, जो कि सिंप्लीफाई करके 114/95 मतलब 19/6 जा और 19/5 जा, 6:5। अब यहाँ अनुपात ही पूछा गया है तो कोई आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 6:5 आपका आंसर है। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा जाता कि स्कूल ए में कितने विद्यार्थी हैं, स्कूल बी में कितने विद्यार्थी हैं, तो आप 6:5 में 990 को डिवाइड कर लेते और आप अलग अलग संख्या भी डिफाइन कर सकते। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। अगला क्वेश्चन है, टू पास एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट्स नीड्स 40% मार्क, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क, अ कैंडिडेट जस्ट पास्ड बाय गेटिंग 10 आंसर्स करेक्ट बाय अटेम्प्टिंग 15 आउट ऑफ द टोटल क्वेश्चन, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन द एग्जामिनेशन। ओके, क्वेश्चन कहता है कि किसी विद्यार्थी को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए और सभी प्रश्न समान अंक के हैं। एक कोई विद्यार्थी है जो 15 में से 10 क्वेश्चन सही करता है और पास हो जाता है, तो बताना है परीक्षा में कितने क्वेश्चंस थे। अब आपको पता है कि कोई भी एग्जाम देते हैं तो एक होता है आउट ऑफ, दूसरा होता है मिनिमम क्वालिफाइंग और तीसरा होता है परसेंटेज कितना चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। %40 मार्क चाहिए, इसका मतलब है कि 40% अटेम्प्ट भी करना पड़ेगा सही सही। 15 में से 10 उसने अटेम्प्ट जो किए हैं वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि इसी की वजह से वो पास हुआ है। इसका मतलब है कि जो 40% है वही हमारे लिए 10 के बराबर है। तो जब 40% 10 के बराबर है तो टोटल क्वेश्चन हमेशा हम 100% ही मानते हैं। तो सीधी सी बात है कि आपको 100% की वैल्यू निकाल देनी है। इसका मतलब क्या है, 40% की वैल्यू अगर 10 है तो 100% क्या होगा, 10/40 × 100, जो कि सिंप्लीफाई करके 25 आ जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 25 प्रश्न उस परीक्षा में थे। अब अगर एक प्रश्न कितने अंक का होता तो शायद हम ये भी डिफाइन कर पाते कि कितने मार्क टोटल हैं या कितने मार्क उसे मिले, लेकिन ऐसी कोई बात तो खैर यहाँ पे दी नहीं है, तो और कोई कंडीशन इसमें लागू नहीं होती। तो यहां तक सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, एक बार आप पढ़ लीजिए आराम से। पढ़ लिया होगा आप लोगों ने क्वेश्चन। चलिए मैं भी समझा देता हूं आपको। इन अ टाउन 45% ऑफ द मेल पॉपुलेशन एंड 25% ऑफ फीमेल पॉपुलेशन आर मैरिड। मेल पॉपुलेशन का 45% और फीमेल पॉपुलेशन का 25% लोग विवाहित हैं, और ये माना गया है कि 1 मैन मैरीज 1 वीमेन विद 1 वुमेन एंड वाइस वर्सा। मतलब एक हस्बैंड और उनकी एक वाइफ है, और एक वाइफ है तो उनकी एक हस्बैंड है। एक से ज्यादा का कोई चांस नहीं है यहां पे। इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि जो मेल पॉपुलेशन टोटल है उसका जो 45% लोग हैं वही फीमेल पॉपुलेशन के 25% लोग होंगे, तभी दोनों मैरिड हो पाएंगे। क्योंकि ये लिखा हुआ है
कि एक व्यक्ति एक महिला से ही शादी कर सकता है, और इसका उल्टा भी। मतलब कहने का क्या है कि अगर हम 45% ऑफ मेल इक्वल कर दें 25% ऑफ फीमेल के, तो यहाँ से मेल और फीमेल का रेशियो डिफाइन हो जाएगा कि टोटल हमारे शहर में कितने मेल हैं, कितने फीमेल। तो जब आप इसको रिवर्स करेंगे तो 25-45, 5 और 9 आ जाएगा। मतलब अगर 5 लोग हैं मेल तो 9 है फीमेल, उसमें से 45% या उसमें से 25% दोनों बराबर हैं। अब हमें निकालना है कि मैरिड परसेंटेज टोटल पॉपुलेशन का क्या है, क्योंकि ये बातें मेल और फीमेल के लिए लागू हैं, लेकिन कंबाइंड पॉपुलेशन में डिफाइन करना है कि कितने लोग मेल हुए। मतलब अगर 5 लोग मेल हैं और उसमें से 45% विवाहित हैं और 9 लोग फीमेल हैं, उसमें से 25% विवाहित हैं, तो जब आप 5 का 45 और 9 का 25% निकालेंगे तो टोटल विवाहित आ जाएंगे। लेकिन ये टोटल विवाहित किसमें से? 9 और 5 14 में से। मतलब कुल पॉपुलेशन जो गांव की है वो है 14। और जब आप डिवाइड में 14 लाएंगे तो पता चल जाएगा कि जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 225% डिवाइडेड बाई 14, मतलब फाइनली अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 450/14 या 225/7 या और आगे डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कि ये 32 सही 1/7% लोग विवाहित हैं टोटल पॉपुलेशन का, जबकि अलग अलग पॉपुलेशन मेल और फीमेल की विवाहित है, वो दोनों परसेंटेज अलग अलग हैं। लेकिन कैंडिडेट जो वन मैन वाली कंडीशन है, आप इसके बिहाफ पे कह सकते हैं कि जो संख्या है मेल की विवाहित में वो फीमेल की बराबर है, इसीलिए पॉपुलेशन अलग अलग आ रही है, लेकिन उनमें से जो मैरिड पर्सन हैं वो सेम आएंगे। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि 5 का 45% भी वही आ रहा है जो 9 का 25% आ रहा है, इसीलिए ये दोनों आंकड़े सेम है। तो समझ पा रहे होंगे आप आसानी से इस प्रॉब्लम को। तो फाइनली इसका आंसर आपको पता चल गया है कि 32/7% ओवरऑल पॉपुलेशन मैरिड है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ क्लॉथ हैविंग बीन रेज्ड बाय 75%, बाय हाउ मच परसेंट हाउस होल्डर मस्ट रिड्यूस हिज कंजप्शन ऑफ क्लॉथ सो एज नॉट टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर। ये भी मामला इन एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, टैक्स से रिलेटेड है, जैसे हम लोग लास्ट डिस्कस कर चुके हैं, या कंपेयरिंग के भी मामले में बात कर सकते हो, कैसे वैल्यू कंपेयर होती। इसको आप 100 मान के भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर वैल्यू 100 है और वो 175 हो गई तो अब 75 कम करना होगा, लेकिन कहाँ से? 175 से। तो उस तरीके से भी आप डील कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसको फ्रैक्शन के बिहाफ पे डील किया है वैल्यू छोटी करने के लिए। तो जो 75% है अगर आप उसको फ्रैक्शन में समझें तो 3/4 है। 3/4 भाग प्राइस बढ़ाया गया है। इसका बेसिक मतलब क्या है कि अगर आप डिनोमिनेटर को बेस मानते हैं तो अगर पहले 4 रुपए कीमत थी तो अब 3 बढ़ गई, मतलब अब प्रेजेंट टाइम में जो कीमत है वो 7 हो गई है। अब 4 बेसिक कीमत है, 3 बढ़ गई है तो प्रेजेंट में 7 हो गई है। अब हमें डिक्रीज करना है, और डिक्रीज ऐसे करना है कि हमारे एक्सपेंडिचर में कोई फर्क ना पड़े। इसका मतलब पहले हम 4 एक्सपेंड करते थे तो अभी भी 4 ही हम एक्सपेंड करना चाहते हैं। अब 7 एक्सपेंडिचर हो गया है और वापस 4 पे आना है, इसका मतलब कमी कितने की हुई? अभी ऐसे 3 की। लेकिन ये 3 की कमी हुई कहां से? ये 3 की कमी हुई 7 से, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में टोटल वैल्यू आपने क्या मान रखी है? 7। अब ऐसी कंडीशन में 3 आपने कम किया, बेस क्या था? 7। तो 3/7
परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, तो फ्रैक्शन वैल्यू को जब आप इंटू 100 करके चेंज करेंगे तो प्रतिशत में जो आंसर आएगा वो आएगा 42.6/7%। तो समझ रहे होंगे आप कि फ्रैक्शन वैल्यू से भी आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। ये बताना इसलिए ज़रूरी यहाँ पे कि हो सकता है कभी 75% ना आ करके 87.5% आ जाए। तो अगर 87.5% है तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू अगर याद है कि 7/8 होती है, तो आप कह सकते हैं कि 7/8 में अगर पहले 8 होगा, 7 बढ़ा दिया जाएगा तो 15 हो जाएगा, और 15 से वापस हमें 8 पे आना है, मतलब 7 की कमी करनी है लेकिन 15 से करनी है, तो 7/15 इंटू 100। तो ये फ्रैक्शन का यूज है यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन मेथड से समझाने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है जो बहुत सारे एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। ये देख पा रहे होंगे, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज दिस, इफ द नंबर ऑफ मेल इंक्रीजेज बाई 8% एंड दैट ऑफ फीमेल बाई 10%, देन द पॉपुलेशन वुड इंक्रीजेज टू दिस, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल इन द टाउन। कोई शहर है, उसमें जनसंख्या दी है, फीमेल्स बताने हैं और मेल फीमेल में कुछ चेंज हुआ है और फाइनली पॉपुलेशन 16,300 हो गई है। तो क्यों ना ऐसा करते हैं कि फीमेल पूछा गया तो फीमेल को ही कुछ मान लेते हैं। अब फीमेल अगर कोई वैल्यू मानते तो 100, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 100 में से अब यहाँ 2 कैटेगरी हैं, मेल अलग हैं, फीमेल अलग हैं, और दोनों को 100 मान लेंगे तो पहचानेंगे कैसे कि कौन सा मेल वाला 100 है, कौन सा फीमेल वाला। इसलिए बेसिकली इसको एक्स मेथड से लगाया है। अदरवाइज इसको एलिगेशन से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलकर एलिगेशन जब डिस्कस करेंगे तो और भी आसान हो जाएगा आपके लिए। अभी आपको बेसिकली जो बेसिक तरीके से समझाना है मुझे वो आप समझ लीजिए कि अगर फीमेल x होंगे तो मेल 15,000 माइनस x होंगे। फीमेल में 10% बढ़ाना है, फीमेल में 10 बढ़ा दिया तो मेल में 8% जो कि 15,000 माइनस x का होगा। और ओवरऑल जो चेंज आएगा मेल और फीमेल का वो क्या होगा, 16,300 माइनस 15,000, मतलब 1,300 ओवरऑल पॉपुलेशन आपकी चेंज हुई। इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे आप तो 100 जो डिनोमिनेटर में लगा हुआ है दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, वो मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा, और 10x प्लस 15,000 इंटू 8 करेंगे तो 1,20,000 माइनस 8x, और इसको सॉल्व करके 2x की वैल्यू इतनी, तो x की वैल्यू 5,000 आ गई, जो आप आसानी से बता सकते हैं कि 5,000 इसमें फीमेल होंगे। ये प्रॉब्लम कई तरीके से पूछी जाती है, कभी मेल फीमेल के पार्ट पे, कभी बॉयज़ एंड गर्ल्स के पार्ट पे, कभी इसी में वोटर्स भी डिफाइन हो सकते हैं, या कोई आर्टिकल उसकी क्वांटिटी को भी डिफाइन किया जा सकता है। लेकिन कॉन्सेप्ट आपका एज इट इज़ यही लगना है कि 2 पार्ट हैं तो उनका चेंज ओवरऑल क्या है। कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे कि सर आपने 110% और यहाँ 92% क्यों नहीं किया, वो भी कर सकते हैं, लेकिन जब बात चेंज से हो जा रही है तो बहुत वैल्यू को बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप केवल चेंज निकालें, मेल में 8%, फीमेल में 10%, ओवरऑल चेंज 1,300। तो ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। तो आज इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की इस वीडियो में। आगे और भी चैप्टर्स डिस्कस करने हैं, आप लोग इसी तरीके से सारे वीडियो को देखते रहिए। कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछते रहिए, और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ये सारी चीज़ें कहने वाली नहीं है, आप अपने आप कर सकते हैं। और कुछ लोगों ने सब्सक्राइब, शेयर, लाइक किया भी है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फाइनली थैंक यू
बहुत बहुत धन्यवाद।